तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जियो यान की बातें सुनकर मो जिंग पहले तो चुप हो गया। कुछ ही देर बाद उसने जियो यान के युवा चेहरे को देखा और तुरंत क्रोधित हो गया। जियो ली और जियो डिंग डेजर मेटल मर्सनरी कंपनी के कंपनी लीडर थे, इसलिए उनके लिए उससे बात करते समय असभ्य होना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि यह छोटा लड़का, जो केवल एक युवा लग रहा था, वास्तव में उसे असभ्य तरीके से डांटने की हिम्मत कर रहा था। इससे मो जिंग को शर्म से कैसे गुस्सा नहीं आना चाहिए था। मो जिंग की फटकार उसके मुंह से निकलते ही जियो ली के चेहरे पर अचानक ठंडक आ गई। उसके हाथ में पकड़े हुए टंगस्टन स्टील के भाले से एक विद्युत चाप उछला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने लंबे भाले को, जो एक तेज बल लेकर आया था, मो जिंग के गले की ओर क्रूरतापूर्वक फेंका। जियो ली के अचानक घातक हमले से मो जिंग के चेहरे पर अचानक बदलाव आ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना साहसी होगा। हालांकि जियाओली की ताकत उससे ज्यादा थी, इसलिए वो शर्मिंदगी से जल्दी से पीछे हट सकता था। जब वो पीछे हट रहा था तो अचानक उसके टखने में मोच आ गई और वो बड़ी भीड़ के सामने अपने नितंबों पर गिर पड़ा। जियाओली, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। हमारी भाड़े की कंपनी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। भाले की बढ़ती हुई बड़ी चांदी के रंग की नोक को उसकी आंखों में देखकर मो जिंग के चेहरे पर एक खौफ दिखाई दिया और वो तेजी से चिल्लाया, ची। जब लंबा भाला मो जिंग के गले से लगभग आधा इंच दूर था तो वो अचानक रुक गया। उसमें मौजूद तेज ताकत हवा की रुकावट को पार कर गई और मो जिंग के गले पर एक छोटा सा खूनी निशान बना दिया। तुरंत ताजा खून बहने लगा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरे भाई से इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहे हो? मो जिंग को देखकर, जो अपने गले पर ताजा खून बहने देने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि लंबा भाला उसके ठीक बगल में था, जियाओली ने तिरस्कारपूर्वक हंसा। माथे पर ठंडा पसीना आने के कारण लार निगलते हुए मो जिंग ने सावधानी से अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को कुछ कदम पीछे खींच लिया। फिर वो परेशान होकर अपनी टीम में दाखिल हुआ और फिर एक दुष्ट स्वर में बोला, जियो ली, तुम में हिम्मत है। मैं वापस आकर कंपनी लीडर को इसकी सूचना दूंगा। अपनी डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी पर मुसीबत आने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए मो जिंग को डर लगा कि भूत जैसा कान एक बार फिर उसकी ओर फेंका जाएगा। उसने जोर से चीख मारी, जल्दी से मुड़कर अपने लोगों के साथ भाग गया। सैंड मर्सनरी कंपनी को बेघर आवारा जानवरों की तरह भागते देख आसपास के दर्शक व्यवस्थित तरीके से उनका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। कचरा, जिस दिशा में मो जिंग और उसके आदमी भाग रहे थे, उस दिशा की ओर देखते हुए जियो ली ने तिरस्कार में अपने होठों को सिकोड़ा। फिर वो मुड़ा और जियो यान की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, अब जब हमने इतने लोगों के सामने उस आदमी को भगा दिया है तो हमने सैंड मर्सनरी कंपनी के साथ दुश्मनी कर ली है। एक बार जब मो जिंग वापस आ जाएगा तो वो लुओ बू को अपनी रिपोर्ट में अतिशयोक्ति करेगा। मुझे डर है कि कल सैंड मर्सनरी कंपनी अपने सदस्यों को इकट्ठा करेगी और इस जगह को छीनने के लिए आगे बढ़ेगी। जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया, अपने चारों ओर नजर घुमाई और धीरे से कहा, बड़े भाई, दूसरे भाई, आप दोनों को केवल इस जमीन की रखवाली करनी है। जहां तक सैंड मर्सनरी कंपनी की बात है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? अगर तुम सच में नहीं कर सकते, जियाओ डिंग ने चिंतित स्वर में कहा, के ये सिर्फ एक दादूशी है। जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने दोनों आदमियों की ओर हाथ हिलाया, अपने बगल से एक ऊंट को खींचा और उस पर कूद पड़ा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सैंड मर्सनरी कंपनी इस अवधि के लिए कछुए की तरह रॉक डेरोट सिटी में छिपी रहे। ये कहने के बाद जियाओ यान ने अपने पैर पर हल्के से लात मारी। ऊंट ने पीली धूल के निशान छोड़ते हुए तेजी से रॉक डेजर्ट सिटी की ओर सरपट दौड़ लगाई।
जियो यान को धीरे धीरे दूर जाते देख जियो डिंग और जियो ली ने एक दूसरे को देखा और अनजाने में ही अपने सिर हिलाकर कड़वी हंसी उड़ाई। बहुत देर बाद उन्होंने असहाय होकर कहा, इसे भूल जाओ। बस उम्मीद है कि इस छोटे लड़के के पास वास्तव में एक छिपा हुआ कार है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो शा लुओ हमारी डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी की ताकत को देखते हुए बहुत घमंडी होने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार अगर हम वास्तव में मौत से लड़ते हैं तो उनकी सैंड मर्सनरी कंपनी भी अपनी आधी से अधिक ताकत खो देगी। वो नुकसान कुछ ऐसा है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ जियो ली ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मुझे वास्तव में उत्सुकता है कि क्या जियोयांजी शा लुओ को रॉक डेजर्ट सिटी में आज्ञाकारी रूप से रहने के लिए मजबूर कर सकता है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। मुझे उस पर विश्वास है। हल्की मुस्कान के साथ जियो डिंग फुसफुसाया। रेगिस्तान में चांद आसमान में एक विशाल चांदी की प्लेट की तरह लटका हुआ था। इसकी हल्की चांदनी नीचे चमक रही थी, जो रॉक डेजर्ट सिटी की अंधेरी रात को अपने भीतर समेटे हुए थी। रॉक डेजर्ट सिटी के पश्चिमी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रांगण था जो बहुत रोशनी से जगमगा रहा था। इसके अंदर से बहुत हंसी और शोरगुल की आवाजें आ रही थी। प्रांगण के ऊपर लकड़ी के खंभे के ऊपर सैंड मर्सेनरी कंपनी लिखा हुआ एक झंडा लटका हुआ था। अंधेरी रात में एक हल्की हवा बही जिसने झंडे को तब तक उड़ाया जब तक कि वो पश्चिम की ओर मुड़ नहीं गया। प्रांगण के केंद्र में एक कमरे में एक हल्की रोशनी ने अंधेरे को पूरी तरह से दूर कर दिया। कमरे के अंदर दो लोग थे। उनमें से एक, जो कि आश्चर्यजनक रूप से दोपहर में जियाओ यान और अन्य लोगों के साथ विवाद में था, मो जिंग था। उसके ऊपर बैठा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सैंड मर्सेनरी कंपनी का कंपनी लीडर लुओ बू था। कंपनी लीडर जियाओ डिंग और उसका समूह अधिक से अधिक अभिमानी होता जा रहा है। हर कोई जानता है कि हमारी सैंड मर्सेनरी कंपनी रॉक डेजर्ट सिटी के भीतर एक पुरानी ताकत है। ये दो युवा बदमाश जो कुछ साल पहले ही आए थे, वास्तव में हमें अनदेखा करने की हिम्मत कर रहे थे। अगर हम उन्हें विकसित होने देते रहेंगे तो भविष्य में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मो जिंग ने अपने होंठ चाटे और ठंडी और भयावह आवाज में कहा। नेता की सीट पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखें उठाई, नीचे मो जिंग की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या आप पता लगाने में कामयाब रहे हैं कि वे वास्तव में वहां क्या कर रहे हैं? ओह नहीं, मैं अपने साथ जो लोग लाया था उन्हें पास आने का मौका ही नहीं मिला जब हमें जियो ली और उसके समूह ने खदेड़ दिया। थोड़ा लाल चेहरे के साथ मो जिंग ने शर्मिंदगी भरे अंदाज में कहा। यह सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी। उसने खर्राटे लिए। स्पष्ट रूप से मो जिंग की समस्याओं को संभालने की क्षमता से नाखुश था। खर्राटे की आवाज सुनकर मो जिंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने जल्दी से कहा, कंपनी लीडर, हालांकि मुझे नहीं पता कि उनका सटीक उद्देश्य क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ असाधारण होना चाहिए ताकि उस चालाक जियो डिंग ने खोज करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया हो। इसके अलावा जिस क्षेत्र में वे हैं वो रॉक डेजर्ट सिटी से बहुत दूर नहीं है। इस प्रकार हमारे पास उस क्षेत्र में कदम रखने के कई बहाने हैं। लुओ बो ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अभी भी कुछ हिचकिचाहट थी। इससे पहले कि वो ठीक से जानता कि वो चीज क्या थी, वो डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो एक दाडूशी हो सकता है, लेकिन उसकी कंपनी के अन्य लोग, मो जिंग के अलावा जो एक डूशी था, सभी एक डूशी से कमजोर थे। दूसरी ओर जियाओ डिंग और जियाओ ली के डूशी होने के अलावा डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी के पास 2 और 2 स्टार डूशी थे। उनकी कुल ताकत सैंड मर्सेनरी कंपनी से बहुत अधिक मजबूत थी। इस प्रकार लुओ बू भी डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी से थोड़ा डरता था। कंपनी लीडर, हम ये अवसर नहीं खो सकते। रेगिस्तान में बहुत सारे रहस्य हैं। अगर जियाओ डिंग
और अन्य लोग अतीत के लोगों द्वारा छोड़ी गई कुछ उच्च श्रेणी की डू तकनीक या क्यूई विधि खोज लेते हैं, तो डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी वास्तव में भविष्य में हमारी सैंड मर्सनरी कंपनी को पीछे छोड़ पाएगी। लुओ बू की हिचकिचाहट को देखकर मो जिंग ने उकसाना शुरू करने से पहले अपने दिल में चुपचाप डांटा। ठीक है। मो जिंग द्वारा दबाव डाले जाने पर लुओ बू भी अनिर्णायक होने लगा। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा। अंत में वो अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। कल सदस्यों को इकट्ठा करो और डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी से जमीन का वो टुकड़ा छीन लो। ये देखकर कि लुओ बू आखिरकार सहमत हो गया, मो जिंग के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान उभर आई। उसकी छोटी आंखों में एक दुष्टता चमक उठी। उफ, कंपनी लीडर लुओ बू, आपका निर्णय वास्तव में निराशाजनक है। बिना किसी चेतावनी के कमरे में अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। अचानक सुनाई देने वाली आवाज ने कमरे में मौजूद दोनों के चेहरों को एकदम बदल दिया। उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और ये देखकर चौंक गए कि कमरे के कोने में एक कुर्सी पर अनजाने में काले कपड़े पहने एक युवक प्रकट हो गया था। तुम कौन हो? इस युवक को आश्चर्य से देखते हुए, जो बिना उसकी जानकारी के कमरे में प्रवेश कर सकता था, लुओ बू चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज बाहर से बोल्ड थी, लेकिन अंदर से कमजोर थी। कंपनी लीडर, वो जियाओ डिंग और जियाओ ली का भाई है। जियाओ यान का चेहरा देखकर मो जिंग एक कदम पीछे हट गया और अचानक चिल्लाया। ये सुनकर लुओ बू की आंखें सिकुड़ गई और वह जियाओ यान को ध्यान से देखने लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, युवा मित्र, क्या आपको इतनी रात को हमारी सैंड मर्सनरी कंपनी में आने का कोई कारण है? अपनी आंखों से जियाओ यान को भूत की तरह दिखने वाले तरीके से देखने के बाद लुओ बू इतना मूर्ख नहीं था कि उसे एक अज्ञानी युवक समझे। के कुछ खास नहीं, बस मैं चाहता हूं कि कंपनी लीडर लुओ बू इन कुछ दिनों के दौरान अपने सैंड मर्सनरी कंपनी के सदस्यों को नियंत्रित करें और उन्हें मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई के व्यवसाय में बाधा डालने से रोकें। जियाओ यान की उंगली धीरे से मेज पर चली गई और उसने हंसते हुए कहा, बच्चा, तुम बहुत घमंडी हो। तुम खुद को क्या समझते हो? जियाओ यान के शब्दों को सुनकर मो जिंग ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया। शोर मचाने वाला। अपनी आंखें उठाकर जियाओ यान ने लुओ बू के पीछे मो जिंग को देखा। काली आंखों में एक ठंडक चमक उठी। वो उठा, फिर अचानक एक काली छाया में बदल गया और बिजली की तरह कमरे में बाधाओं को पार कर गया। एक पल बाद उसकी हथेली धीरे से मो जिंग की पीठ पर आ गई। उसका शरीर धीरे से आगे की ओर झुका और फुसफुसाया, तुम कुत्ते सलाहकार हो। तुमने जो योजना बनाई थी वो बहुत बुरी थी। टीएल, कुत्ते सलाहकार का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरे प्रभावित विचार देता है। उसके ये शब्द कहने के तुरंत बाद जियाओ यान की हथेली से अचानक एक मोटी सफेद लौ निकली। फिर ये तेजी से मो जिंग के शरीर में चली गई, जिसका चेहरा भय से भर गया था। एक दबी हुई आवाज के साथ मो जिंग, जो अभी भी जीवित था, पलक झपकते ही काले राख के ढेर में बदल गया। मो जिंग को एक पल में मारते हुए जियाओ यान ने उसके हाथ थपथपाए और धीरे धीरे अपने पैरों को लुओ बू के सामने ले गया, जिसकी अकड़ती हुई पीठ उसकी ओर थी। उसने पसीने से भरे चेहरे को देखा और अनजाने में मुस्कुरा दिया। युवक के चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए लुओ बू का गला थोड़ा सा घूम गया। जियाओ यान ने पहले जो भूत जैसी गति दिखाई थी, उससे वो कांप उठा था। इस तरह की भयावह गति और ताकत दिखाने की आवश्यकता ये थी कि उसे कम से कम एक डू वांग होना चाहिए। डू वांग। लुओ बू ने अपने सामने युवक के नाजुक और सुंदर चेहरे को देखा। उसने मन ही मन में बुदबुदाया, एक डू वांग जो 20 साल का भी नहीं था। हां, वही बात जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। जियाओ यान ने अपनी हथेली में मोटी सफेद लौ के साथ खेला और एक और मुस्कान के साथ पूछा, गु। अपनी लार को निगलते हुए लुओ बू ने अपने माथे पर पसीने की
छोटी छोटी ठंडी बूंदों को पोंछा। उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान उभरी और उसने रूखी आवाज में कहा, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। सैंड मर्सनरी कंपनी उस इलाके में आधा कदम भी नहीं रखेगी। रॉक डेजर्ट सिटी के बाहर ऊपर से तेज धूप चमक रही थी, जबकि डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के सदस्य अपनी विस्तृत खोज जारी रखे हुए थे। बड़े भाई, क्या आपको एहसास हुआ कि यहां एक भी सैंड मर्सनरी कंपनी का सदस्य नहीं है? रेत के टीलों में से एक के ऊपर खड़े होकर जियाओ ली की नजर अपने आसपास के माहौल पर पड़ी। काफी देर बाद उसने भौहें सिकोड़ी, अपना सिर झुकाया और अपने बगल में बैठे जियाओ डिंग से कहा, हे, न केवल वे यहां अनुपस्थित है, बल्कि रॉक डेजर्ट सिटी में भी घूमने वाले सैंड मर्सनरी कंपनी के सदस्यों की संख्या में अजीब तरह से बहुत कमी आई है। और मेरी ताजा खबरों के अनुसार कल रात मो जिंग की मौत हो गई थी। लेकिन लुओ बू इस वजह से क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय वो इतना शांत था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। जियाओ डिंग की आंखों में उपहास का एक संकेत दिखाई दिया, क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओजी को देखना मुश्किल होता जा रहा है। उसने सैंड मर्सनरी कंपनी को ऐसा सलूक दिया, लेकिन लुओ बू को इतना डराने में कामयाब रहा कि वो पादने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। टीएसके, ऐसा करने के लिए किस तरह की ताकत की जरूरत होती है? मुझे सच में नहीं पता कि वो ऐसा कैसे कर पाया। ये वाकई किसी को भी अवाक कर देता है। उफ, पिछले कुछ सालों में जब हम मिले नहीं है, ये आदमी और भी रहस्यमयी होता जा रहा है। जियाओ ली ने सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। जियाओ डिंग धीरे से हंसा। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी नजर रेत के टीले की ओर गई, जो आराम करने के लिए बनाया गया था। वहां जियाओ यान तपती धूप से बचने के लिए टेंट में नहीं गया। इसके बजाय उसने तपती धूप के संपर्क में आने से खुद को रोका। तपती गर्म रेत पर पैर मोड़कर बैठ गया और धीरे धीरे आसपास की समृद्ध अग्नि ऊर्जा को अवशोषित किया। उसने अपने पसीने को अपने माथे से बहते पानी की तरह गिरने दिया, जिससे उसके कपड़े भीग गए। जब वो छोटा था तो उसकी प्रशिक्षण प्रतिभा अद्भुत रही होगी, लेकिन इसके कारण उसमें दृढ़ता की कमी हो गई। मुझे लगता है कि भले ही 3 साल तक उसे बेकार समझा गया हो, लेकिन हो सकता है कि उसे तिरस्कार भरी निगाहों और उपहास का सामना करना पड़ा हो। लेकिन हो सकता है कि इससे उसे एक सच्चा मजबूत व्यक्ति बनने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक आखिरी कमी पूरी हो गई हो। कम से कम अतीत के जियाओयांजी कभी भी अकेले टैगर रेगिस्तान में नहीं आएंगे, या उनके पास इतनी कठिन ट्रेनिंग को सहन करने की दृढ़ता नहीं होगी। जियाओ यान को देखकर, जो एक सेकंड भी बर्बाद करने को तैयार नहीं था, जियाओ डिंग ने भावुक होकर आहें भरने से पहले उसकी प्रशंसा की। हां, ये सुनकर जियाओ ली ने भी यही महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। एक सच्चा मजबूत व्यक्ति बनने के लिए प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन अगर इसे अथक दृढ़ता का समर्थन नहीं मिला तो अंतिम उपलब्धि केवल औसत होगी। डू क्यूई महाद्वीप बहुत बड़ा था। स्वाभाविक रूप से वहां कई प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन केवल बहुत कम लोग थे जो अंतः शिखर पर मजबूत बनने में कामयाब रहे। इस प्रकार जियाओ यान ने उस समय एक बेकार व्यक्ति के रूप में जो समय बिताया, उसका जियाओ यान के मजबूत बनने के भविष्य के मार्ग पर सबसे प्रमुख प्रभाव होगा। जब समय आएगा तो उसे अचानक एहसास हो सकता है कि कचरे के रूप में 3 साल बिताना कोई झटका नहीं था, बल्कि एक तरह की परीक्षा थी जो उसके बाकी जीवन को प्रभावित करेगी। कंपनी लीडर, ग्रुप 3 को एक मार्ग के कुछ निशान मिले हैं। जैसे ही जियाओ डिंग और जियाओ ली भावुक होकर आहें भर रहे थे, एक मानव आकृति अचानक दूर से दौड़ती हुई आई और उत्साह से चिल्लाने लगी, तुम्हें मिल गया? आवाज सुनकर जियाओ डिंग और जियाओ ली कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरों पर तुरंत एक बेकाबू खुशी उभर आई। एक दूसरे से नजर मिलाने के बाद उनकी निगाहें एक और रेत के टीले पर गई और उन्होंने देखा कि जियाओ यान ने पहले ही अपनी आंखें खोल दी थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी दोनों ही थे।
आवाज सुनकर जियाओ यान कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गया। फिर उसने जल्दी से अपना प्रशिक्षण मोड छोड़ा, अपने शरीर से पीली रेत को थपथपाया और उस मानव आकृति के पास पहुंचा जो अभी भी दौड़ रही थी। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें कोई मार्ग मिल गया है? ही, ऐसा लगता है कि एक छोटा सा निशान मिला है। हमारे अनुभव के आधार पर इस बात की बहुत संभावना है कि ये एक मार्ग है जो जमीन में जाता है। भाड़े के सैनिक ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। अपनी हथेलियों को जोर से ताली बजाते हुए जियाओ यान ने उत्सुकता से आग्रह किया, जाओ, जल्दी करो, मुझे एक नजर डालने के लिए लाओ। ठीक है। भाड़े के सैनिक की नजर जियाओ डिंग और जियाओ ली पर पड़ी, जो जल्दी से वहां आ रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया और जल्दी से आगे बढ़ने के लिए मुड़ गया। भाड़े के सैनिक का पीछा करते हुए वे कुछ मिनटों के लिए उत्तर की ओर एक छोटी सी दौड़ में टूट गए। वहां एक बड़ी भीड़ थी जो थोड़ी दबी हुई रेतीली जमीन को घेरे हुए थी और वे आपस में फुसफुसा रहे थे, एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। आगे चल रहे भाड़े के सैनिक ने चिल्लाते हुए एक रास्ता खोल दिया। जियाओ यान उसके पीछे गया और यह देखकर हैरान रह गया कि यहां की अवतल जमीन में आधा मीटर चौड़ा छेद था जिसे भाड़े के सैनिकों ने बीच में खोदा था। उसने छेद में झांका और पाया कि वो बिल्कुल काला था। अंदर से हल्की गर्म हवा भी उठ रही थी। क्या यही है? जियो यान ने अंधेरे छेद की ओर इशारा करते हुए अपने आसपास के सभी लोगों से पूछा। हाँ, ये छेद मूल रूप से पीली रेत से अवरुद्ध था। अगर किंगलिन को यह एहसास नहीं होता कि यहां एक अजीब क्यूई बची हुई है, तो मुझे डर है कि इसे खोजना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। जवाब देते हुए भाड़े के सैनिकों में से एक हंसा। यह सुनकर जियो यान ने अपने सामने किंगलिन की ओर देखा। उसने महसूस किया कि छोटी लड़की के बालों में पीली रेत चिपकी हुई थी। हालांकि उसके सुंदर छोटे चेहरे पर खुशी थी। यह महसूस करते हुए कि जियो यान की नजर दूसरी ओर चली गई थी, किंगलिन की आंखें उससे मिली। उसका छोटा चेहरा शर्मीलेपन से भरा था और उसने जियो यान को देखकर पलकें झपकाई। छोटी लड़की, बहुत बढ़िया किया। जियो यान ने किंगलिन की ओर अपना अंगूठा उठाया। यह देखकर कि छोटी लड़की के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी, जियो यान ने एक सौम्य मुस्कान दी। वो धीरे धीरे काले प्रवेश द्वार पर आया और अपना हाथ घुमाया। उसके हाथ में एक मूनलाइट रॉक दिखाई दिया जिसे उसने छेद में फेंक दिया। मूनलाइट रॉक से निकलने वाली हल्की रोशनी काली गुफा में कुछ बार घूमी और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गई। मूनलाइट रॉक को तेजी से गायब होते देख जियो यान ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से कहा, लगता है कि यह सुरंग सीधी रेखा में नहीं है। हाँ, हमने पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया था। कम से कम 10 से ज्यादा सुरंगें हैं और उनमें से हर एक सुरंग मुड़ी हुई और मुड़ी हुई है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सांप उसमें से निकल गया हो। जिस भाड़े के सैनिक ने रास्ता दिखाया था उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियो यान ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा परेशान महसूस किया। मैं एक एक करके सुरंगों की तलाशी के लिए लोगों को क्यों नहीं भेजता? अचानक पीछे से जियो डिंग की हंसी की आवाज आई। पीछे मुड़कर जियो यान ने जियो डिंग और जियो ली दोनों को देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, नीचे कुछ अज्ञात खतरा हो सकता है। डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी ने सुरंग का पता लगाने में मेरी मदद करने के लिए पहले ही बहुत से लोगों को जुटा लिया है। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं। अगर मैं फिर भी उन्हें अंदर जाने देता हूं तो वे किसी ऐसी चीज से टकरा सकते हैं जिससे वे घायल हो जाएं या मर जाएं। ये ऐसी स्थिति होगी जिसे मैं नहीं देखना चाहता। के भाई जियाओ यान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं है जो मौत से डरता हो। डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के आसपास के सदस्य जोर से हंसे। हम इसे इस तरह क्यों नहीं करते? मैं 10 सदस्यों को चुनूंगा जो काफी मजबूत है और आपके साथ नीचे जाकर देखेंगे। आखिरकार
अगर मैं आपको अकेले नीचे जाने दूंगा तो मुझे चिंता होगी। अगर कोई दुर्घटना हुई तो मुझे डर है कि हमारे उग्र पिता सीधे वो टैन सिटी से आएंगे और हमें मार डालेंगे। जियाओ डिंग ने धीरे से हंसने से पहले कुछ देर सोचा। ये सुनकर जियाओ यान एक पल के लिए झिझका। वो केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। एक पल के लिए चुपचाप सोचने के बाद उसने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर हम नीचे किसी भी अचानक स्थिति का सामना करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बिग ब्रदर सभी का नेतृत्व करेंगे और पहले पीछे हटेंगे। जहां तक मेरी सुरक्षा की बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाओ यान के गंभीर हावभाव को देखकर जियाओ डिंग और जियाओ ली ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। कल रात सैंड मर्सनरी कंपनी के साथ समस्या को हल करने के बाद उन्हें अब उसकी ताकत पर संदेह नहीं था। वह यंग मास्टर, नीचे सुरंग में आधे साल पहले की क्यूई अभी भी बची हुई है। मुझे लगता है कि मैं आपको सही सुरंग खोजने में मदद कर सकता हूं। जैसे ही जियाओ यान आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, किंगलिन की डरपोक आवाज ने अचानक उसकी भौहों को आश्चर्य से ऊपर उठा दिया। सच में तेजी से अपना सिर झुकाते हुए जियाओ यान ने किंगलिन को देखा, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह प्यारी थी, और खुशी से बोला, हां। जियाओ यान की खुशी देखकर किंगलिन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए सिर हिलाया। कितनी उपयोगी छोटी लड़की है। हां हां। छेद के ऊपर से छलांग लगाते हुए जियाओ यान ने किंगलिन के छोटे सिर को थपथपाया। उसने जियाओ डिंग और जियाओ ली का सामना किया और मुस्कुराते हुए पूछा, चूंकि ये ऐसा है तो क्या हम शुरू करें? हां, ठीक है। जियाओ डिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने कुछ नाम बताने से पहले अपने चारों ओर नजर घुमाई, जिसके बाद उसने बाकी लोगों का सामना किया और गंभीरता से आदेश दिया, एक बार जब हम सुरंग में प्रवेश करते हैं तो इसके चारों ओर सुरक्षा बढ़ाएं। आपको निश्चित रूप से किसी को भी अंदर आकर परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस तरह की रेत की संरचना बहुत स्थिर नहीं होती है। यदि कोई सावधान नहीं है तो एक गुफा बन सकती है और इसके अंदर के लोग जिंदा दफन हो सकते हैं। कंपनी लीडर, आप आश्वस्त रह सकते हैं कि यदि कोई भी इस समय के दौरान इस क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करता है तो हम निर्दयी होंगे, चाहे वे कोई भी हो। जियाओ डिंग का आदेश सुनकर डेसर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के आसपास के सदस्यों के चेहरे उग्रता से ढक गए और वे एक साथ चिल्लाने लगे। जहां तक तुम्हारा सवाल है, दूसरे भाई, नीचे जाने के बाद तुम्हें यहां की स्थिति को निर्देशित करना होगा। अगर हम ऊपर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसी को नहीं रखते तो मुझे थोड़ी अनिश्चितता महसूस होगी। अपने आदेश जारी करने के बाद जियो डिंग को अभी भी थोड़ा असुरक्षित महसूस हुआ, इसलिए उसने एक बार फिर अपना सिर जियो ली की ओर झुकाया और बोला। यह सुनकर जियो ली, जो मूल रूप से उसका अनुसरण करने का इरादा रखता था, केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था। एक बार जब उसने सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर लिया तो जियो डिंग ने एक तरफ से रस्सी का एक बड़ा बंडल निकाला। उसने कठोरता की डिग्री का परीक्षण किया और फिर इसे एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया, जो पहले से ही ठीक से लगा हुआ था। उसी समय उसने रस्सी को छेद में फेंक दिया। सुरंग बहुत खड़ी नहीं है। यह रस्सी एक बीमा के रूप में है। अगर नीचे के लोग चिल्लाते हैं तो ऊपर के लोग रस्सी का उपयोग करके हमें जल्दी से ऊपर खींच सकते हैं। जियो डिंग ने उसके हाथ थपथपाते हुए कहा, यह देखकर कि जियो डिंग ने इस बारे में ध्यान से सोचा था। जियो यान कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के लिए नेतृत्व किया, अपना सिर झुकाया और अपने बगल में खड़ी किंगलिन को हाथ हिलाया। जियाओ यान की हरकत को देखते हुए किंगलिन जल्दी से भाग गया। दो अजीब गहरे हरे रंग की आंखें जियाओ यान को बुद्धिमानी से घूर रही थी। जियाओ यान ने अपनी नजरें जियाओ यान की गहरे हरे रंग की आंखों पर घुमाई और अपने दिल में भावुकता से आह भरी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और किंगलिन को उसके स्तब्ध चेहरे के नीचे अपनी छाती में खींच लिया।
एक मुस्कान के साथ उसने कहा, बाद में तुम रास्ता बताओगी। जियाओ यान द्वारा गले लगाए जाने पर किंग लिन का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। उसने अपना छोटा सा चेहरा नीचे किया और धीरे से अपना सिर हिलाया। सब लोग चलो चलते हैं। एक नरम हंसी के साथ जियाओ यान ने जियाओ डिंग की ओर सिर हिलाया, रस्सी पकड़ी और काले काले छेद में कूद गया। स्वर्गीय ज्वाला, क्या ये वास्तव में नीचे मौजूद है? मुझे उम्मीद है कि ये मुझे निराश नहीं करेगा, जियो यान ने धीरे से कहा। जैसे ही उसका शरीर तेजी से सुरंग के ऊपर से गुजरा, उसने किंग लिन को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया। काली काली सुरंग के भीतर जियाओ यान ने किंग लिन को कसकर गले लगाया और सुरंग की ढलान का इस्तेमाल करते हुए नीचे उतरना जारी रखा। किंग लिन के हाथ में एक चांदनी पत्थर था। इससे एक हल्की और हल्की रोशनी निकल रही थी, जिससे जियाओ यान को पता चल रहा था कि आगे के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। उन दोनों के पीछे थोड़ी दूर पर 10 से ज्यादा हल्की रोशनी थी। हर कोई अपनी पीठ सुरंग की दीवार से टिकाए हुए था, जिससे एक ची ची की आवाज निकल रही थी जो सुरंग के अंदर गूंज रही थी। जैसे जैसे उसका शरीर नीचे उतर रहा था, जियाओ यान की नजर सुरंग की दोनों दीवारों पर पड़ी। काफी देर बाद उसे यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि सुरंग बेहद चिकनी थी। दीवार से कोई पत्थर नहीं निकला था। सुरंग को देखकर ऐसा लगता था कि ये ऊर्जा के किसी विशाल स्तंभ द्वारा बनाई गई थी, जो सीधे जमीन से होकर गुजरी थी। 2 से 3 मिनट तक उसी गति से नीचे उतरने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार सुरंग के नीचे का हिस्सा देखा। उसके पैर थोड़े मुड़े और एक पल बाद उसका मुड़ा हुआ शरीर जमीन पर पहुंच गया, जिससे एक नरम दबी हुई आवाज निकली। जैसे ही उसका शरीर सीधा हुआ, उसने अपने उतरने से विपरीत बल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जमीन पर उतरने के बाद जियाओ यान ने किंग लिन को अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया। उसने उसे खींचा, कुछ कदम आगे बढ़ा और अपने सामने सुरंगों पर नजर घुमाई। जैसी कि उम्मीद थी, उसे 10 से ज्यादा पूरी तरह से अंधेरी सुरंगें मिली। बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान मुस्कुराया और किंग लिन से कहा, तुम्हें सही सुरंग को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर सुरंग में चलकर जाएं, तो हमें खोज पूरी करने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। हां, अपना सिर हिलाते हुए किंग लिन के छोटे हाथ ने जियाओ यान को खींचा। उसकी आंखें झपक गई और उसकी गहरी हरी पुतलियों के चारों ओर 3 छोटे हरे रंग के धब्बे चुपचाप दिखाई दिए। सुरंग में मंद रोशनी के कारण जियाओ यान किंग लिन की आंखों में बदलाव को महसूस करने में असमर्थ था। किंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सुरंगों में क्यूई को महसूस किया। चारों ओर एक बार फिर शांति छा गई। एक पल बाद पीछे से नरम दबी हुई आवाजों की लहरें आई और जियाओ यान को पता था कि जियाओ डिंग और बाकी लोग उनके पास आ गए हैं। अपना सिर झुकाते हुए जियाओ यान ने जियाओ डिंग और बाकी लोगों को चुप रहने का इशारा किया और फिर बंद आंखों वाले किंग लिन की ओर इशारा किया। जियाओ यान की हरकत देखकर जियाओ डिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने हाथ का इशारा किया और अपने पीछे उतरे लोगों को अपनी पूछताछ को समझदारी से निगलने पर मजबूर कर दिया। रस्सी को अपने हाथ में ठीक से रखते हुए जियाओ डिंग और डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के दूसरे सदस्यों ने धीरे धीरे अपने हथियार निकाले, जिसके बाद वे चुपचाप आगे बढ़े, बीच में जियाओ यान और किंग लिन को घेर लिया और उनकी रक्षा की। उनकी सतर्क निगाहें उनके आसपास घूमती रही। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर जियाओ लिन ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी गहरी हरी आंखें खोली। उसके छोटे हाथ ने एक सुरंग की ओर इशारा किया जो उनके बाईं ओर थोड़ी दूर थी और धीरे से कहा, युवा मास्टर। हालांकि दूसरी सुरंगों में भी क्यूई के कुछ अवशेष थे, लेकिन इस सुरंग में सबसे घनी क्यूई है। ऐसा लगता है कि जो भी यहां था, उसने आधे साल पहले यहां सबसे लंबा समय बिताया था। यह सुनकर जियाओ यान की नजर पूरी तरह से अंधेरी सुरंग की ओर गई।
ये सुरंग स्पष्ट रूप से बहुत लंबी थी। जब उसने देखा तो केवल गहरा अंधेरा था। जियाओ यान ने जब यह स्थिति देखी तो वो भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। सिर झुकाते हुए जियाओ यान और जियाओ डिंग ने एक दूसरे को देखा। फिर जियाओ यान ने एक हल्की सांस छोड़ी और आगे बढ़ने ही वाला था कि जियाओ डिंग ने उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको। जियाओ डिंग ने जियाओ यान की ओर अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो मुड़ा और एक मजबूत कदकाठी वाले बड़े आदमी से धीरे से कहा, हान म्यू, क्या तुम थोड़ी जांच करके देख सकते हो कि इस सुरंग के अंदर कुछ असामान्य छिपा है या नहीं? हाँ। ये सुनकर हान म्यू नामक बड़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। वो काली सुरंग के सामने की ओर चला गया और फर्श पर झुक गया। उसके चेहरे का एक हिस्सा फर्श को छू रहा था, जबकि उसके हाथ हिंसक रूप से रेत की सतह में घुसे हुए थे। यह है? हान म्यू की अजीब हरकत देखकर जियाओ यान आश्चर्य से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। हान म्यू की आत्मीयता भूमि तत्व का एक रूपांतर है, रेत तत्व। इस प्रकार वो रेगिस्तान में रेत की मदद से कुछ छिपे हुए क्यूई को महसूस कर सकता है, जिसे अन्य लोगों को महसूस करने में कठिनाई हो सकती है। म्यू डिंग ने समझाया, इस तरह की अज्ञात जगह में हमें बेहद सावधान रहना चाहिए। बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागना कोई समझदारी भरा कदम नहीं है। हां, डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में वाकई बहुत सारे अनोखे लोग हैं। इस तरह का समूह सहयोग स्वाभाविक रूप से मेरे बेतरतीब ढंग से खोज करने से कहीं बेहतर है। जियाओ यान ने आह भरने से पहले मुस्कुराया। जीवित रहने के लिए बस कुछ छोटी छोटी तरकीबें हैं। जियाओ डिंग ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर उठाया और उस बड़े आदमी की ओर देखा जिसने अपनी जांच पूरी कर ली थी। कैसा है? जांच पूरी नहीं हुई है। हान म्यू ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। वो कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने 500 मीटर की दूरी तक जांच की है, लेकिन कोई छिपी हुई क्यूई नहीं मिली। जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की योजना बना रहा था, मैंने पाया कि जमीनी प्रकार की ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसकी जगह एक बेहद गर्म आग जैसी ऊर्जा आ गई थी। उस तरह के माहौल में मेरी जांच बेकार हो गई। जमीन जैसी ऊर्जा गायब हो गई थी। यह सुनकर जियाओ यान और जियाओ डिंग चौंक गए। रेगिस्तान के नीचे का इलाका वो जगह होनी चाहिए जहां जमीनी प्रकार की ऊर्जा सबसे समृद्ध हो। ये पूरी तरह से कैसे गायब हो सकती है? लगता है अंदर कुछ अजीब है। जियाओ यान ने धीरे से कहा। एक गर्म लौ उसकी गहरी काली आंखों में कूद गई। ये जगह जितनी अजीब थी, उतनी ही अधिक संभावना थी कि इसमें स्वर्गीय ज्वाला हो। जियाओ यान के लिए, जिसे स्वर्गीय ज्वाला की खोज में मुश्किल हो रही थी, ये निस्संदेह एक रोमांचक और अच्छी खबर थी। जियो यान के व्यवहार को देखकर जियो डिंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने सावधानी के कुछ शब्द निगल लिए जो वो कहना चाहता था। चलो अंदर जाकर देखते हैं। अगर हमें कुछ गड़बड़ दिखाई देती है तो मेरा सुझाव है कि हम पहले पीछे हटें और फिर कुछ उचित योजना बनाएं। आखिरकार हम पहले से ही जानते हैं कि वो जगह यही है। जब तक हम कुछ समय बिताते हैं, हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। जियो डिंग ने गंभीरता से कहा। जियो यान मुस्कुराया। उसने धीरे से अपनी पीठ पर भारी जुआन शासक को छुआ और आह भरी। किंग लिन को अपने पीछे बिठाने के बाद उसने नेतृत्व संभाला और इस अंधेरी सुरंग में चला गया। पूरी तरह से अंधेरी सुरंग में चलते हुए जियो यान को लगा कि उसका शरीर थोड़ा ठंडा है। उसने अपने होठों को चाटा और अपनी तिरछी आंखों से सुरंग की चिकनी दीवारों को देखा। उसकी उंगली उसकी स्टोरेज रिंग पर रगड़ी गई और एक एनर्जी रिकवरी पिल को तुरंत उसके मुंह में डाल दिया गया। इस तरह की हरकतें जियो यान की आदत बन गई थी, इससे पहले कि वो कुछ करे। आखिरकार यह कहना मुश्किल था कि डू क्यू का वो छोटा सा हिस्सा कब ये निर्धारित करने की क्षमता रखता है कि वो जीवित रहेगा या मर जाएगा। याद रखें, सुरंग की दीवार पर
हर 50 मीटर के निशान पर एक मूनलाइट स्टोन रखें। जियो डिंग, जो जियो यान के पीछे था, ने डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के सदस्यों को धीरे से आदेश दिया। उसके सामने जियो यान ने अनजाने में अपनी जीभ चटकाई। जब वो कुछ करता था तो उसका बड़ा भाई सभी पहलुओं को कवर करता था, किसी भी छोटी छोटी बातों को सुनिश्चित करता था। 10 से अधिक मानव आकृतियां मूनलाइट स्टोन्स की रोशनी की मदद से धीरे धीरे घने अंधेरे सुरंग के भीतर चली गई। चूंकि वे इस बात से अनिश्चित थे कि वहां किस तरह के खतरे हैं, इसलिए सभी ने एक असामान्य चुप्पी बनाए रखी। पूरी यात्रा के दौरान उनके कदमों की हल्की सरसराहट के अलावा सब कुछ शांत था। सुरंग के भीतर जो काफी अंधेरा था, किसी को भी समय का कोई एहसास नहीं था। हर कोई बस कुछ हद तक कठोर तरीके से आगे बढ़ता रहा। जहां तक सुरंग की बात है, ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी खत्म नहीं होगी और कोई भी अंत में रोशनी नहीं देख सकता था। इस तरह का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे वे लगातार दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ रहे हों। जैसे ही वे सुरंग में और अंदर जाने लगे, जियाओ यान को अचानक लगा कि उसके शरीर पर छाई ठंडक अचानक गायब हो गई है। उसकी जगह हल्की गर्मी आ गई है। इस बदलाव को महसूस करते हुए जियाओ यान के कदम धीरे धीरे रुक गए। उसने अपना सिर झुकाकर जियाओ डिंग और दूसरों को देखा। उनके चेहरों पर सदमे को देखकर उसने धीरे से अपने होठों को चाटा और धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि जमीन जैसी ऊर्जा गायब हो गई है, बल्कि ऐसा है कि आग जैसी ऊर्जा इतनी सघन है कि ये जमीन जैसी ऊर्जा को इस हद तक दबा देती है कि इसे महसूस करना बहुत मुश्किल है। हम अभी अभी आग जैसी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, फिर भी ये पहले से ही बहुत सघन है। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो ये कितना भयानक होगा। मुझे मत बताओ कि इस जगह के नीचे वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला का अस्तित्व है। जियाओ डिंग ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। जियाओ यान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसकी आंखों में इच्छा की ज्वाला उठी। स्वर्गीय ज्वाला, ये एक प्राकृतिक अद्भुत चीज थी जिसका सपना उसने तब से देखा था जब से उसने ज्वाला मंत्र का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। अब ये उसके सामने प्रकट होने वाली थी। इस तरह की अचानक प्रत्याशा की भावना ने लगभग जियाओ यान को उत्साह में कांपने पर मजबूर कर दिया। चलो चलते हैं, नीचे उतरते रहो। सब लोग, अगर तुम आसपास की आग जैसी ऊर्जा से होने वाली जलन को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कृपया रुक जाओ, अन्यथा अगर तुम नीचे उतरते रहे तो तुम जलकर राख हो जाओगे। जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली, पीछे मुड़ा और गंभीरता से कहा, हां। जियाओ यान के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर किसी ने भी उसकी बातों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत जवाब में अपना सिर हिला दिया। किंगलिन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब और सहन नहीं कर सकते तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो। क्या तुम समझे? अपना सिर नीचे करते हुए जियाओ यान ने गंभीरता से किंगलिन से कहा। हां। किंगलिन ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। किंगलिन के छोटे चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि आसपास की गर्म आग जैसी ऊर्जा उसे नाराज नहीं कर रही थी। एक बार जब उसने उचित आदेश दे दिए तो जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी कस ली और गहरी होती सुरंग के अंदरूनी क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। यात्रा के शेष भाग में जैसे जैसे सभी गहरे होते गए, आसपास की अग्नि जैसी ऊर्जा और अधिक सघन होती गई। कुछ सदस्य जो थोड़े कमजोर थे, वे उच्च तापमान को सहन करने में असमर्थ होने लगे और असहाय होकर पीछे हटने का विकल्प चुना। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो पीछे हट गए, लेकिन उतरना जारी रहा। बिल्कुल अंत में केवल जियाओ यान, जियाओ डिंग और किंगलिन ही टिके रहे और आगे बढ़ते रहे। बाकी सभी ने पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि वे बढ़ती हुई चिड़चिड़ी अग्नि जैसी ऊर्जा का सामना नहीं कर सके। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, जियाओ यान की अभिव्यक्ति भी गंभीर होती गई। गंभीर होने के अलावा एक हल्की सी अनियंत्रित खुशी भी थी। ऐसा इसलिए था
क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में लौ मंत्र के परिसंचारी मार्ग उसके बिना किसी नियंत्रण के बैंगनी लॉ डू क्यूई के साथ तेजी से घूमने लगे थे। प्रशिक्षण शुरू करने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ था। हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। दूसरे कोने से मुड़ने के बाद थोड़ी दूर पर सुरंग के अंत में एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। ये देखकर जियाओ यान का शरीर उत्साह से कांप उठा। उसने अपने चेहरे पर पसीना पोंछा। उसने सूखी आवाज में कहा, और उसकी आवाज कर्कश थी। तीनों लोगों ने अंतिम चरण के लिए अपनी गति बढ़ा दी। वे तेजी से इस छोटे रास्ते से गुजरे और आखिरकार सुरंग के अंत में पहुंच गए। सुरंग के अंत में खड़े होकर वे तीनों अपने सामने आग की लपटों वाली लाल दुनिया को देख रहे थे और उनके चेहरे सदमे से भर गए थे। विशाल तहखाने में धीरे धीरे उग्र लाल मैग्मा बह रहा था। कभी कभी इसके भीतर से हवा के बड़े बुलबुले बाहर निकलते थे। एक पल बाद बुलबुले के फटने पर एक हल्की धमाका होता था। गर्म मैग्मा अंदर से बाहर निकलता था, जो एक उग्र लाल आतिशबाजी की तरह सुंदर दिखाई देता था। छोटी सुरंग के अंत में खड़े जियाओ यान, जियाओ डिंग और किंगलैंड कभी न खत्म होने वाली मैग्मा दुनिया को घूरते रहे। चौंकने के अलावा वे सभी अनजाने में अपनी लार निगल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रॉक डेयोड सिटी के नीचे छिपी हुई इतनी भयानक जगह होगी। अपने शरीर पर गहरे हरे रंग की रोशनी की एक परत के साथ जियाओ डिंग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और सदमे से आह भरी। हां, क्या राजसी भूमिगत मैग्मा दुनिया है। जियाओ यान का शरीर भी इसी तरह डू क्यू क्लोक की एक परत से ढका हुआ था। इसके बावजूद आसपास के तापमान ने भी उसके पूरे शरीर को गर्म महसूस कराया। अब हम कहाँ जाए? कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके अलावा मैंने लकड़ी के प्रकार की क्यू विधि का उपयोग करके प्रशिक्षण लिया, जो अग्नि प्रकार की ऊर्जा द्वारा वश में है। अगर मेरे पास 5 सितारा डूशी की ताकत नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि ये मेरी सीमा है। जियाओ डिंग ने जियाओ यान पर कड़वाहट से मुस्कुराया। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। अगर उसका संबंध अग्नि तत्व से नहीं होता तो वो उच्च तापमान से तड़पने में सक्षम नहीं होता और हार मान लेता। इसके अलावा जब से वे मृत अंत पर पहुंचे थे, जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यहां अग्नि प्रकार की ऊर्जा सुरंग की तुलना में अधिक गर्म और जंगली थी। धीरे से सांस छोड़ते हुए जियाओ यान ने अपना सिर नीचे किया और किंगलिन को देखा, जो उसके पीछे चल रहा था। वो मदद नहीं कर सका और दंग रह गया। जियाओ यान और जियाओ डिंग के पसीने से भरे चेहरों की तुलना में किंगलिन बहुत अधिक शांत दिखाई दिया। ये जानना चाहिए कि किंगलिन के पास बहुत ताकत नहीं थी और वो काफी कमजोर था। अपने दिल को शांत करने के बाद जियाओ यान, जो किंगलिन को ध्यान से देख रहा था, महसूस कर सकता था कि उसके शरीर से कभी न खत्म होने वाली ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। यह काफी हद तक इस ऊर्जा की वजह से था कि किंगलिन सुरंग के अंत तक उनका पीछा करना जारी रख सका। इस लड़की में वाकई कुछ अजीबोगरीब बातें हैं। क्या ये उसके अंदर मौजूद स्नेक पीपल के खून की वजह से है? लेकिन अगर कोई सच्चा स्नेक पीपल ऐसी जगह पर आ भी जाए तो वे भी रोएंगे और पीछे हटना पसंद करेंगे। जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके दिल में कुछ संदेह महसूस हुआ। अब तुम क्या करना चाहते हो? जियाओ डिंग ने अपना सिर झुकाकर पूछने से पहले लुढ़कते मैग्मा की दुनिया को देखा। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूं। जियाओ यान ने कुछ देर सोचा और फिर फुसफुसाया, अंदर जाओ, उस मैग्मा में घुसना। कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे मत बताओ कि तुम तैरकर जाना चाहते हो। शब्दों को सुनकर जियाओ डिंग के हावभाव बदल गए और उसने थोड़ा फटकार लगाई। हाँ, स्वाभाविक रूप से तैरकर पार करना संभव नहीं है। यहां के तापमान में तो स्टील भी पिघल जाएगा। मैं तो और भी पिघल जाऊंगा। जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने अपनी पीठ से हैवी जुआन रूलर को हटाया और उसे स्टोरेज रिंग में रख दिया।
उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी पीठ से पर्पल क्लाउड विंग्स निकल आए। यह है, जियाओ यान की पीठ से अचानक निकले पंखों की जोड़ी को देखते हुए जियाओ डिंग की आंखें सिकुड़ गई। एक पल बाद उसने चौंक कर कहा, डू क्यूई परिवर्तन पंख? डू वांग? ये कैसे संभव है? हालांकि जियाओ डिंग जियाओ यान की प्रशिक्षण प्रतिभा के बारे में बेहद आश्वस्त था, लेकिन वो कभी भी ये विश्वास नहीं करेगा कि जियाओ यान 20 साल की उम्र से पहले ही डू वांग बन पाएगा। ये जानना चाहिए कि जियामा साम्राज्य में डू वांग की कुल संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। वे भी जाने माने मजबूत लोग थे जिनके पास कई कहानियां थी। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसने 20 साल की उम्र से पहले ऐसी उपलब्धि हासिल की हो। जियाओ डिंग के हैरान भाव को देखकर जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसकी हथेली ने धीरे से बैंगनी बादल के पंखों को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, यह डू क्यूई परिवर्तन पंख नहीं है। ये एक बहुत ही दुर्लभ उड़ान प्रकार की डू तकनीक है। उड़ान की गति डू क्यूई से एकत्रित पंखों की एक जोड़ी से बहुत कम है। हालांकि ये कम से कम उड़ तो सकता है। जियाओ यान की व्याख्या सुनकर जियाओ डिंग ने राहत की सांस ली। कुछ अजीब नजर से जियाओ यान को घूरते हुए उसने कहा, तुम छोटे लड़के हो, तुम कितने रहस्य छिपा रहे हो? जियाओ यान मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और विषय बदल दिया। बाद में मैं स्वतंत्र रूप से अंदर जाकर देखूंगा। बड़े भाई, आपको किंग लिन को साथ लेकर आना चाहिए और उसी रास्ते से वापस आना चाहिए। जियाओ डिंग ने सावधानी से कहा और जियाओ यान को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, मेरा विश्वास करो, कुछ नहीं होगा, जियाओ यान ने धीरे से हंसते हुए कहा। जियाओ डिंग ने भौहें सिकोड़ी और जियाओ यान को गौर से देखा। काफी देर बाद उसने असहाय होकर सिर हिलाया और कहा, सावधान रहो। अगर कोई बदलाव हो तो जल्दी से बाहर निकल जाओ। हाँ, जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। वो बस अपना शरीर घुमाने और कुछ करने ही वाला था कि अचानक एक बर्फीले ठंडे छोटे हाथ ने उसे खींच लिया। युवा गुरु, रुको, लगता है मैग्मा में कुछ है, किंग लिन ने जल्दी से कहा और उसने जियाओ यान को कसकर पकड़ लिया। उसकी गहरी हरी आंखें कभी न खत्म होने वाले उग्र लाल मैग्मा को घूर रही थी। क्या? ये सुनकर जियाओ यान और उसके बगल में जियाओ डिंग चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें मैग्मा पर घुमाई, लेकिन कुछ विशाल चट्टानों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। किंग लिन, तुम्हें क्या महसूस हुआ? इतनी खतरनाक जगह पर जियाओ यान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसकी रक्षा के लिए याओ लाओ था। उसने तुरंत गंभीरता से पूछा, मैग्मा के भीतर ऐसा लगता है कि कुछ मौजूद है। मैं इसकी छोटी छिपी हुई क्यूई को महसूस कर सकती हूं। यह बहुत मजबूत है। किंग लिन की निगाह पूरी तरह से केंद्रित थी, क्योंकि वो बार बार लुढ़कते मैग्मा में गहराई से देख रही थी। उसकी गहरी हरी आंखों में चमक उभर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मैग्मा की बाधा को पार करके उसके नीचे छिपी रहस्यमयी चीज को देख रही हो। क्या कोई जीवित प्राणी है? जियाओ यान का चेहरा चौंक गया। क्या वास्तव में इस मैग्मा के नीचे एक जीवित प्राणी था जो इतना गर्म था कि वो स्टील को पिघला सकता था? ये कुछ ऐसा था जिस पर जियाओ यान को विश्वास करना मुश्किल था। हाँ, क्या ये वही क्यूई है जिसे तुमने आधे साल पहले महसूस किया था? जियाओ डिंग ने गहरी आवाज में पूछा, जबकि वो बहते हुए मैग्मा में लुढ़कते बुलबुले को देख रहा था। नहीं, वो क्यूई इससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किंग लिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी ताकत सैंड मर्सनरी कंपनी के लुओ बु से थोड़ी ज्यादा है। किंग लिन ने अपने छोटे हाथ से इशारा करते हुए धीरे से कहा। उसने अपना पूरा जीवन रॉक डेजर्ट सिटी में ही बिताया था। उसने जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति देखा था वो दाडूशी स्तर का लुओ बु था, इसलिए वो उसे केवल तुलना के संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकती थी। लुओ बु से थोड़ा ज्यादा मजबूत, जियाओ यान ने बुदबुदाया। उसकी आवाज थोड़ा
शब्द पर थोड़ी भारी थी। किंगलिन की इस तरह की तुलना से जियाओ यान मोटे तौर पर उस चीज की ताकत का अंदाजा लगा सकता था जो मैग्मा में छिपी हुई थी। उस समय वो रहस्यमय क्यूई कम से कम डू वांग से ज्यादा थी। इस प्रकार किंगलिन ने लुओ बू को उससे बहुत कमजोर बताया। इस तर्क के अनुसार मैग्मा में रहने वाले जीव में डू लिंग की ताकत या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बेशक ये जियाओ यान का अनुमान था। वो सही था या नहीं, ये भी उसे पक्का नहीं था। अगर वाकई कोई जीव है जो मैग्मा के भीतर रह सकता है, तो इस वातावरण में उसकी ताकत डू वांग के बराबर होगी। हु जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सांस छोड़ी। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर उसने अजहाय होकर अपना सिर हिला दिया। गंभीर स्वर में उसने कहा, चाहे नीचे कुछ छिपा हो या न हो, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। मुझे जो चाहिए वो इस मैग्मा में होना चाहिए। बड़े भाई, किंगलिन के साथ चले जाओ। मैं कोशिश करूंगा। अपना सिर घुमाते हुए जियाओ यान ने जियाओ डिंग से अपना अनुरोध किया। जवाब का इंतजार किए बिना उसका शरीर चट्टान से नीचे मैग्मा की ओर छलांग लगा दी। पंखों की जोड़ी फड़फड़ाई और उसका शरीर धीरे धीरे मैग्मा से 10 मीटर ऊपर तैरने लगा। जियाओ यान को हवा में उड़ता देख जियाओ डिंग असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सकता था। हालांकि वो चिंतित रहा और तुरंत नहीं गया। इसके बजाय उसने किंगलिन को वापस सुरंग में खींच लिया, जबकि उसकी नजरें जियाओ यान के शरीर को मैग्मा के ऊपर उड़ते हुए गौर से देख रही थी। जियाओ यान धीरे धीरे मैग्मा के ऊपर उड़ गया। बैंगनी लॉ डू क्यूई ने उसके शरीर की पूरी सतह को अपने भीतर समाहित कर लिया। उसकी आध्यात्मिक धारणा भी उसके शरीर से गुजरी और फैल गई, क्योंकि जियाओ यान ने सावधानी से अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि किंगलिन ने जिस छिपे हुए जीव का उल्लेख किया था, उसने जियाओ यान को काफी दबाव दिया था। इस तरह के कठोर वातावरण में उसे वास्तव में विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना था, जो अचानक हो सकते थे। तहखाने के भीतर तापमान बेहद भयानक था। जियाओ यान का शरीर अग्नि से संबंधित था और उसे बैंगनी लॉ डू क्यूई का सहारा मिला हुआ था। लेकिन मैग्मा में बुलबुले से निकलने वाला हल्का कोहरा गर्म था और साथ में एक प्रकार का अग्नि विष भी था। इस प्रकार भले ही जियाओ यान ने पहले ही एक मारक लिया था, फिर भी उसने आसपास की हवा में लापरवाही से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। जब वो अपनी सीमा तक पहुंच गया, तभी उसने सावधानी से सांस लेने के लिए कुछ हवा अंदर जाने दी। जियाओ यान ने शायद हर बार थोड़ी सी हवा ही अंदर ली होगी, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश करने वाली जहरीली हवा ने उसके दिमाग को चक्करदार बना दिया। अगर उसने पहले कोई मारक नहीं लिया होता, तो शायद वह इसे सहन नहीं कर पाता और गर्म मैग्मा में गिर जाता। मौजूद कई बाधाओं के कारण जियाओ यान ने बहुत तेजी से उड़ने की हिम्मत नहीं की। वो मैग्मा के ऊपर मंडराता रहा और धीरे धीरे अपनी नजर उस पर घुमाता रहा। स्वाभाविक रूप से वो उड़ते समय थोड़ी सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि कहीं वो मैग्मा में रहस्यमयी जीवित प्राणी के हमले को आकर्षित न कर ले। जैसे जैसे वो हवा में उड़ता गया, जियाओ यान को ये महसूस होने लगा कि तहखाना बहुत बड़ा है। मैग्मा के आसपास का प्रवाह पहले से ही यहां एकत्रित होकर एक विशाल मैग्मा झील बना चुका था। कभी कभी हवा की एक गर्म लहर के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक ज्वलंत लाल मैग्मा स्तंभ अचानक ऊपर उठ जाता था। हर बार ऐसा होने पर यह ऊपर उड़ रहे जियाओ यान को बहुत डरा देता था। तहखाने में लावा की दुनिया मौत की दुनिया थी। जियाओ यान मैग्मा झील के ऊपर उड़ता था। हर बार जब वो थोड़ी दूर तक उड़ता, तो उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होती। अगर उसकी डू क्यू यहां अचानक थक गई, तो शायद उसके पास कहानी सुनाने के लिए एक लाश भी न बचे। जैसे जैसे जियाओ यान मैग्मा के ऊपर से उड़ता गया, उसकी त्वचा हल्की लाल हो गई। उसके शरीर पर कपड़े भी खास तौर पर सूख गए।
अगर अब कोई चिंगारी निकलती तो उसके कपड़े तुरंत जल जाते। कुछ दूर तक आगे उड़ने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा पीछे घुमाया। उसने महसूस किया कि पहले से ही छोटा निकास पहले से ही और भी छोटा हो गया था। तहखाने से बाहर निकलते समय दो छोटी आकृतियां उसे ध्यान से देख रही थी। दो आकृतियों को देखकर जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो ये दिखाने के लिए अपना हाथ हिलाने ही वाला था कि वो ठीक है, तभी किंगलिन की तीखी आवाज अचानक चिल्लाई, युवा गुरु, ये आपका पीछा कर रहा है, जल्दी से यहां वापस आए। तीखी चीख सुनकर जियाओ यान के सिर में चुभन महसूस हुई। उसके शरीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दिशा बदल ली। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो अपनी पूरी ताकत से सुरंग के निकास की ओर उड़ गया। जैसे ही जियाओ यान का शरीर हिला, उसके नीचे शांत मैग्मा झील ने अचानक एक दबी हुई आवाज निकाली। गर्म मैग्मा की कई किरणें एक पल में हिंसक रूप से बाहर निकली। जैसे ही मैग्मा सभी दिशाओं में उड़ रहा था, एक रहस्यमयी जीवित प्राणी जिसका शरीर बहुत बड़ा था, अचानक मैग्मा से बाहर निकल आया। बिजली की तरह उसने भागते हुए जियाओ यान की ओर अपना शरीर घुमाया और उसे काट लिया। रहस्यमयी जीव मैग्मा से बाहर निकला और एक तीखी हिन्नट की। ये हवा में ही जियाओ यान की ओर तेजी से उछला, जिससे मैग्मा इधर उधर उड़ने लगा। शांत मैग्मा झील अचानक से चिड़चिड़ी हो गई थी। बहुत सारे मैग्मा ज्वाला स्तंभ ऊपर उठे, जिससे एक बहुत ही शानदार दृश्य बन गया। आसमान में जियाओ यान के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। अचानक से बढ़ती मैग्मा झील ने उसके सिर की त्वचा को भी सुन्न कर दिया था। उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और पूरी ताकत से भागने लगा। पर्पल क्लाउड विंग्स की मदद से जियाओ यान की गति बहुत तेज थी। हालांकि रहस्यमयी जीव की गति उससे कम नहीं थी। जैसे ही हिनहिनाहट की आवाज गायब हुई, वो अपने आकार के हिसाब से अपेक्षा से ज्यादा तेज गति से भाग गया। ये धीरे धीरे जियाओ यान के पास पहुंचा, अपना बड़ा मुंह भयावह तरीके से खोला और 3 कांटेदार लाल जीभ को तीखे तीर की तरह बाहर निकाला। युवा गुरु, सावधान रहें, ये आपके पीछे है। सुरंग के बाहर निकलते समय किंगलिन ने एक तीखी आवाज में चिल्लाया, क्योंकि वह उस विशाल जीवित प्राणी को देख रही थी जो धीरे धीरे जियाओ यान को पकड़ रहा था। उसका चेहरा सदमे से भर गया था। उसके बगल में जियाओ डिंग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो जाकर मदद करना चाहता था, लेकिन वो वहां नहीं जा पा रहा था। वो बस सुरंग में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। किंगलिन की तीखी चीख सुनकर तेजी से उड़ रहे जियाओ यान ने महसूस किया कि उसके शरीर की त्वचा कस गई है। उसी समय उसके पीछे से एक गर्म बल का प्रहार हुआ। जियाओ यान का गला थोड़ा सा मुड़ गया। उसे पलटने का भी समय नहीं मिला। जैसे ही उसने अपने पर्पल क्लाउड विंग्स फड़फड़ाए, उसके पैरों ने छत से लटके एक बड़े पत्थर के खंभे पर जोरदार प्रहार किया और चिल्लाया, विस्फोटक कदम। उसकी आवाज के बाद जियाओ यान का शरीर धनुष के आकार में मुड़ गया। चीला की आवाज के साथ जियाओ यान के कपड़े उसकी त्वचा से कसकर चिपक गए और उसका शरीर कस गया और तुरंत धनुष से निकलकर तीर की तरह निकल गया। उसकी गति अचानक बढ़ गई। फिर उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा। चीची, तीखे किनारों वाले कई चट्टान के टुकड़े जियाओ यान की त्वचा के पास से गुजरते हुए एक तीखी चुभने वाली आवाज के साथ गुजरे। जियाओ यान लगातार इन चट्टान के टुकड़ों के हमलों से बाल बाल बचता रहा। हालांकि जब वे उसके शरीर के पास से गुजरे तो चट्टानों के साथ तेज बल ने जियाओ यान के शरीर पर कई लाल रंग के निशान छोड़ दिए। धमाका। कुछ चट्टान के टुकड़े जो चूक गए, वे कुछ दूरी तक आगे बढ़ते रहे, इससे पहले कि वे अन्य कठोर मैग्मा से कठोर चट्टानों से टकराएं। तुरंत टुकड़े फट गए। कठोर चट्टानों पर कई दरारें छोड़ गए, जो ये दिखाते थे कि उनमें निहित बल कितना भयावह था। अगर जियाओ यान को असावधानी के कारण एक भी टुकड़ा लग जाता
तो वो मौके पर ही अपनी लड़ने की क्षमता खो सकता था और मैग्मा में गिर सकता था, जो कुछ ही क्षणों में राख में बदल सकता था। मैग्मा से प्रबलित चट्टानों पर कई दरारें देखकर जियाओ यान के माथे पर अनायास ही ठंडा पसीना आ गया। अगर उसने अपनी चकमा देने की क्षमता को लकड़ी के खंभों पर प्रशिक्षित नहीं किया होता, जिन्हें याओ लाओ ने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर विशेष रूप से स्थापित किया था, तो उसे वास्तव में हमेशा के लिए यहां रहना पड़ सकता था। ये चीज वास्तव में हमला करने के लिए अन्य वस्तुओं का उपयोग करना जानती है। स्पष्ट रूप से इसकी बुद्धि कम नहीं है, धिक्कार है। उसके दिल में एक विचार तेजी से कौंधा। जैसे ही जियाओ यान को लगा कि चीजें परेशानी वाली हो रही हैं, उसके पैर हिंसक रूप से एक और चट्टान के खंभे पर जा गिरे। उसकी गति एक बार फिर से काफी बढ़ गई। अपनी बढ़ी हुई गति से प्राप्त दूरी के साथ जियाओ यान ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया। उसकी नजर उसके पीछे थोड़ी दूर पर रहस्यमय प्राणी पर केंद्रित थी और वो ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। ये रहस्यमयी जीव जो अचानक मैग्मा से बाहर आया था, एक जादुई जानवर था जिसका आकार सांप जैसा था। इसका शरीर बहुत लंबा था। खुरदरी नजर से देखने पर यह कम से कम 40 से 50 फीट लंबा लग रहा था और इसका पूरा शरीर आग की तरह लाल था। दूर से देखने पर यह एक गोल अग्नि जेड जैसा लग रहा था। इसका पूरा शरीर हथेली के आकार के लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था। जियाओ यान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जानवर के 2 सिर थे। लंबी गर्दन वाले हिस्से से बाहर की ओर शाखाएं, 2 भयावह सिरों पर बड़ी बड़ी समचतुर्भुज जैसी आंखें थी, जो जंगलीपन और खूनी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। क्या अजीब बात है, आखिर ये किस तरह का जादुई जानवर है? उसके दिल में एक भयानक विचार कौंधा। जियाओ यान ने देखा कि 2 सिर वाले सांप की गति अचानक धीमी हो गई। उनकी गर्दन का क्षेत्र धीरे धीरे सूज रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ थूकना चाहते हैं। ये अजीब दृश्य देखकर जियाओ यान के दिल में बेचैनी सी होने लगी। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से आगे की ओर बढ़ना बंद कर दिया और अपने शरीर को ऊपर की ओर उछाला। जैसे ही जियो यान का शरीर ऊपर की ओर बढ़ा, उसके पीछे 2 मुंह वाले सांप ने भयावह तरीके से अपना मुंह खोला। मैग्मा और ज्वाला से बने 2 विशाल मैग्मा स्तंभ अचानक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बाहर निकल आए। तुरंत ही 2 अशांत मैग्मा स्तंभ जियो यान की ओर तेजी से बढ़े। धमाका! ज्वाला स्तंभों में से एक ने जियो यान के नीचे 2 मीटर तक बेरमी से हमला किया। इसमें मौजूद उच्च तापमान ने जियो यान की पैंट के एक हिस्से को जला दिया। उसकी त्वचा से निकलने वाली जलन ने उसे ठंडी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया। हो सकता है कि ज्वाला स्तंभों में से एक चूक गया हो, लेकिन दूसरा बिजली की तरह हवा में से गुजरा, जिससे एक विनाशकारी बल के साथ लाल रंग की ज्वाला का निशान बना हुआ था, जो हिंसक रूप से जियो यान से टकराने वाला था। कुछ दूरी पर सुरंग के बाहर जियो डिंग और किंगलिन भयभीत भाव से जियो यान को देख रहे थे, जिसे ज्वाला स्तंभ निकलने वाला था। अचानक उसके पीछे जो तेज गर्मी आई, उसने जियाओ यान की पीठ पर लगे कपड़ों को जलाकर राख कर दिया। उसकी पहले से थोड़ी काली त्वचा पूरी तरह से लाल हो गई थी। अरे, उसके पीछे अचानक आए गर्म तापमान ने जियाओ यान के दिमाग को तब तक हिलाया जब तक कि वह चक्कर खाने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पंखों को फड़फड़ाया और उसकी आंखों के कोने उसके पीछे चले गए। वो ये देखकर हैरान रह गया कि विशाल मैग्मा स्तंभ ने उसके आसपास के कुछ मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया था। थोड़े समय में उस क्षेत्र से बच पाना असंभव था जिसे ज्वाला स्तंभ ने ढक रखा था। शिक्षक, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। उसके पास हुए विनाशकारी हमले ने जियाओ यान की आंखों को पिनहोल के आकार में छोटा कर दिया। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भागने में विफल होने के बाद वो केवल अपने दिल में जल्दी से दहाड़ सकता था। हाँ, क्या तुम आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गए हो?
जियाओ यान के दिल के भीतर से एक पुरानी चिढ़ाने वाली हंसी सुनाई दी। जिस क्षण पुरानी हंसी सुनाई दी, अचानक जियो यान की पीठ पर बैंगनी बादल के पंखों में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। एक नरम दबी हुई आवाज के बाद बैंगनी रंग की कुछ रेखाएं बैंगनी बादल के पंखों पर हल्की सी उभर आई। चीला की आवाज के बाद पंखों की जोड़ी फड़फड़ाने लगी और जियो यान का शरीर हवा के प्रतिरोध को दरकिनार कर गया। झील में तैरती एक छोटी मछली की तरह वो बिजली की तरह ज्वाला स्तंभ से ढकी सीमा से बाहर निकल गया। विशाल मैग्मा ज्वाला स्तंभ का हमला चूक गया और मैग्मा झील में जोर से गिरा। तुरंत एक विस्फोट हुआ और पूरी जगह हिलने लगी। जब विशाल मैग्मा ज्वाला स्तंभ मैग्मा झील में प्रवेश किया तो इसने एक तरह का उत्प्रेरक कार्य किया। शांत झील की सतह से अनगिनत विशाल मैग्मा स्तंभ बार बार बाहर निकले और कई धमाकेदार दबी हुई आवाजें सुनाई दी। ये बेहद भयावह दृश्य कुछ हद तक नरक की याद दिलाता था। सुरंग के भीतर खड़े जियो डिंग और किंग लिन ने मैग्मा की दुनिया को देखा, जो अचानक बेहद जंगली हो गई थी। सदमे में उन्होंने अनजाने में अपनी लार निगल ली। इस विशाल प्राकृतिक आपदा के सामने एक इंसान की ताकत बेहद छोटी लग रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय ज्वाला इतनी दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन है। इस जगह से स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करना, जिसे पूर्ण मृत्यु का स्थान कहा जा सकता है, कुछ ऐसा है जो स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन है, जियो डिंग ने बड़बड़ाया। धमाका। जैसे ही दोनों लोग स्तब्ध भाव से देख रहे थे, मैग्मा झील से अचानक एक मैग्मा स्तंभ आकाश में उछला और सुरंग से थोड़ी दूरी पर जा गिरा। गर्म मैग्मा चारों दिशाओं में छलकने लगा और बरसने लगा। छिड़कते हुए मैग्मा को देखकर जियो डिंग ने जल्दी से किंग लिन को खींचा और जल्दी से कुछ दूर पीछे हट गया, इससे पहले कि वे मैग्मा की गर्म बूंदों से बच पाते। जियोयांजी कैसा है? वो कहा है। सुरंग में खड़े होकर जियो डिंग ने अत्यंत चिंतित स्वर में कहा, जैसे ही विस्फोटित मैग्मा ने उसकी दृष्टि पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी थी। उसके बगल में किंग लिन का छोटा चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसका असहाय व्यवहार बेहद डरपोक और चिंतित लग रहा था, जैसे ही वे दोनों पागल होने की हद तक चिंतित थे। एक मानव आकृति अचानक मैग्मा झील से बाहर निकली और लापरवाही से मैग्मा स्तंभों में घुस गई। मानव आकृति को अनगिनत मैग्मा स्तंभों के बीच से सीधे रास्ता बनाते हुए देखकर जियो डिंग को खुशी के मारे अपने दिल में थोड़ा झटका लगा। उसका भाई वास्तव में मैग्मा के उच्च तापमान को अनदेखा करने में सक्षम था। क्या यह थोड़ा बहुत भयानक नहीं था? अंतिम मैग्मा स्तंभ से गुजरने के बाद मानव आकृति, जिसका शरीर पूरी तरह से बैंगनी रंग के डू क्यूई से ढका हुआ था, आखिरकार सुरंग में घुस गई। उसने अपनी हथेली से दीवार को पकड़ रखा था और वो खुरदरी हवा को बाहर निकाल रहा था। कर्कश आवाज में उसने कहा, लानत है। वो चीज बहुत डरावनी है। उस समय जियो यान के कपड़े पहले से ही जल चुके थे, जब तक कि वे भयानक स्थिति में धारियों में नहीं बदल गए। उसकी त्वचा भी पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसके काले रंग के बाल भी थोड़े भूरे हो गए थे। टीएल क्यूई द्वारा संरक्षित बाल ओपी है। क्या तुम ठीक हो? जियाओ यान को बार बार खुरदरी हवा में हाफते हुए देखकर जियाओ डिंग ने जल्दी से पूछने से पहले राहत की सांस ली। जियाओ यान ने सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। सुरंग की दीवार पर अपनी पीठ टिकाते हुए वो धीरे से बैठ गया। उसकी निगाह झील पर केंद्रित थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि उसने अपना लक्ष्य खो दिया था। लेकिन 2 सिर वाला सांप केवल मैग्मा की सतह पर धीरे धीरे तैर रहा था। इसकी 4 विशाल चेस्टनट आंखें अपने आसपास की चीजों को स्कैन करती रहीं। मैग्मा से भरी हवा द्वारा दिए गए कवर के कारण इसकी खोज व्यर्थ थी। ये केवल गुस्से में फुफकार सकता था। इसकी विशाल पूंछ बेतहाशा घूम रही थी, जिससे मैग्मा झील बार बार उबल रही थी और उछल रही थी।